वेलकम टू स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स हम क्लास 10 की जो इंग्लिश बुक है टुलिप सीरीज की, वही आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और इसमें आज हम पोएट्री सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम स्पीक अप जो पोएम है यही डिस्कस करेंगे, जिसे फैज अहमद फैज ने लिखा है। तो पोएम को डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बिना वक्त ज़ाया किए आइए हम पोएम को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे फैज अहमद फैज के बारे में, क्योंकि इसका जो पोएम का ऑथर है, इससे जो लिखने वाला है, जो राइटर है, वो फैज अहमद फैज है। फैज अहमद फैज इन 1984 वाज बोर्न इन सियालकोट। यानी फैज अहमद फैज 1911 को पैदा हुए और 1984 को इनका इंतकाल हुआ और ये पैदा हुए इन सियालकोट में पैदा हुए, पंजाब, नाउ इन पाकिस्तान। यानी ये सियालकोट पंजाब का एक शहर है और अब ये पाकिस्तान में है। ही इज रिकॉर्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल उर्दू पोएट्स ऑफ द 20th सेंचुरी। यानी उससे 20वीं सदी के जो शायर थे, उर्दू के जो बाअसर शायर थे, असरदार, इन्फ्लुएंशियल का मतलब होता है बाअसर, यानी असरदार जो उर्दू के शायर थे उनमें उससे शुमार किया जाता है। यानी 20वीं सदी के जो उर्दू के बाअसर शायर थे, फैज अहमद फैज को उन्हीं में शुमार किया जाता है। फैज अहमद फैज added a new strain of longing in poems, writing during long imprisonment as a political dissident। यानी फैज अहमद फैज ने एक सियासी इख्तिलाफ के तौर पर तवील कैद के दौरान लिखी गई नज़्मों में आरजू की एक नई लहर डाली। डिसिडेंट बोलते हैं इख्तिलाफ को और पॉलिटिकल डिसिडेंट का मतलब होता है सियासी इख्तिलाफ, और स्ट्रेन बोलते हैं लहर को, लॉन्गिंग बोलते हैं आरजू को। यानी जो फैज अहमद फैज था, फैज अहमद फैज एडेड ए न्यू स्ट्रेन ऑफ लॉन्गिंग इन पोएम्स। यानी फैज अहमद फैज ने आरजू की एक नई लहर डाली पोएम्स में, नज़्मों में। रिटन ड्यूरिंग द लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट, यानी वो पोएम्स जो उसने लंबी कैद के दौरान लिखी, एज ए पॉलिटिकल डिसिडेंट, यानी उसे कैद किया गया था एक सियासी इख्तिलाफ की वजह से। मॉडर्न उर्दू पोइट्री इज इनकम्प्लीट विदाउट हिम। जो जदीद उर्दू पोइट्री है, जो जदीद उर्दू शायरी है, ये उसके बगैर नामुकम्मल है। इनकम्प्लीट मीन्स नामुकम्मल। फैज वॉज अ जर्नलिस्ट एंड ब्रॉडकास्टर। जो फैज था ये सहाफ़ी था और एक ब्रॉडकास्टर था। ही फॉट ऑल हिज लाइफ फॉर द राइट्स ऑफ पुअर, यानी उसने अपनी पूरी जिंदगी गरीबों के हकूक के लिए लड़ा। राइट्स बोलते हैं हकूक को। ही वॉज एसोसिएटेड विद लिटरेरी मूवमेंट्स, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ हिंद। वो एक अदबी मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ था। लिटरेरी मूवमेंट बोलते हैं अदबी तहरीक को, यानी वो एक अदबी तहरीक के साथ जुड़ा हुआ था। उसका जो ताल्लुक था वो एक अदबी तहरीक के साथ था, और वो अदबी तहरीक का नाम क्या था? अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ हिंद। हिज नोटेबल पोएटिक वर्क्स इंक्लूड दस्ते सबा एंड जिंदान नामा। यानी उनकी नुमाया शायरी में दस्ते सबा और जिंदान नामा शामिल है। नोटेबल पोएटिक वर्क्स का मतलब होता है नुमाया जो शायरी का, जो नुमाया शायरी है, यानी शायरी में जो उसने नुमाया काम किए हैं, उनमें क्या आता है? दस्ते सबा एंड जिंदान नामा। हिज निकाह वाज परफॉर्मड इन वन ऑफ द लाइब्रेरी रूम ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन, एमए रोड, श्रीनगर, JNK। यानी जो गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन्स है ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है और ये MA रोड पर वाक़या है। इसके एक इसी गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन्स के एक लाइब्रेरी रूम में इसका जो निकाह था वो अंजाम दिया गया, यानी वहीं पे इसका निकाह हुआ। द प्रेजेंट पोएम रिवील्स हिज आइडियाज ऑफ क्लासलेस सोसाइटी। यानी जो ये प्रेजेंट पोएम है, जो ये मौजूदा पोएम है, ये इसके क्लासलेस सोसाइटी के ख्यालात को जाहिर करती है। क्लासलेस सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जिसमें किसी भी किस्म का भेदभाव ना हो, कोई ना ही कोई ऊंचा क्लास हो, ना ही कोई छोटा क्लास हो, यानी किसी भी किस्म का जिस सोसाइटी में कोई फर्क ना हो, बगैर फर्क की सोसाइटी हो, यानी ऐसा मुआशरा हो जिसमें किसी भी किस्म का कोई भी फर्क ना हो, उसे हम क्लासलेस सोसाइटी कहते हैं। और क्लासलेस सोसाइटी के ही जो ख्यालात थे ये प्रेजेंट पोएम इन्हीं को रिवील करती है, यानी इन्हीं को जाहिर करती है। फैज वॉज नॉमिनेटेड ट्वाइस फॉर नोबेल प्राइज। जो फैज था इसे 2 बार नोबेल प्राइज के लिए चुना गया। ही वॉन द लेनिन पीस प्राइज इन 1962। इसे लेनिन पीस प्राइज मिला 1962 में। जो लेनिन पीस प्राइज होता है ये सोवियत यूनियन की तरफ से अमन, बैनुल अक़वामी दोस्ती और जंग के खिलाफ जद्दोजहद करने वाले अफराद को दिया जाता है। तो ये था फैज अहमद फैज के बारे में जो आपकी किताब में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट पैराग्राफ है जो इस पोएम के बारे में हमें बताता है कि ये पोएम किस बारे में है। दिस पोएम इज टेकन फ्रॉम फैज़ कलेक्शन ऑफ पोएम्स नक्शे फरियादी, पब्लिश्ड इन 1941। जो ये पोएम है ये फैज की जो पोएम्स का मजमुआ है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स, यानी इसकी शायरी का जो मजमुआ है, नक्शे फरियादी, उसी से ली गई है। यानी नक्शे फरियादी इसकी पोएम्स की एक कलेक्शन है, पब्लिश्ड इन 1941, जिसे 1941 को शाया किया गया। फैज रोट स्पीक अप ड्यूरिंग द फाइनल फेज ऑफ ब्रिटिश रूल। यानी ब्रिटिश रूल के आखिरी मरहले में फैज ने स्पीक अप जो ये पोएम है ये लिखी।
इट इज एवोकेटिव ऑफ दैट इरा, यानी ये उस जमाने की नवीद है, यानी उस जमाने की ये अक्कासी करती है। एवोकेटिव का मतलब होता है ब्रिंग स्ट्रॉन्ग इमेज, मेमोरी और फीलिंग टू माइंड, यानी उस जमाने की जो स्ट्रॉन्ग इमेज है या उस जमाने की जो स्ट्रॉन्ग मेमोरी है वो हमारे सामने लाती है ये वाली पोएम। Faz's poetry underwent a similar change around 1940 when he gave up writing traditional poems. यानी फैज की जो पोइट्री है, इसकी जो शायरी है, इससे कुछ बुनियादी तब्दीलियों का सामना करना पड़ा। अराउंड 1941, तकरीबन 1940 के इर्द गिर्द, when he gave up writing, जब उसने when he gave up writing traditional poems, जब उसने रिवायती नज़में लिखना छोड़ दी। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, और ट्रेडिशनल का मतलब होता है रिवायती, और पोएम्स का मतलब होता है नज़में। There is a paradigm shift from poetry for the sake of poetry to poetry with a purpose. यानी एक पैराडिम शिफ्ट है, एक पैराडिम तब्दीली है फ्रॉम पोइट्री फॉर द सेक ऑफ पोइट्री, यानी शायरी बराए शायरी से, टू पोइट्री विद अ पर्पस, यानी शायरी एक मकसद के साथ। पोइट्री फॉर द सेक ऑफ पोइट्री ये एक अदबी नजरिया है जिसके मुताबिक शायरी का मकसद सिर्फ हुस्न, जमालियात और फन का इजहार होता है, न कि इखलाकी तालीम, मुआशरे की इस्लाह और अमली मकसद। यानी शायरी को बराए शायरी, यानी शायरी को लिखा जाता था सिर्फ शायरी ही के लिए, उसमें इखलाकी तालीम नहीं थी, मॉरल एजुकेशन नहीं था, मुआशरे की इस्लाह भी नहीं थी, और अमली मकसद भी कुछ नहीं था। लेकिन इसने क्या किया, इसने पोइट्री को पोइट्री के मकसद के लिए लिखा। दिस ऑकर्ड विद वन ऑफ हिज मोस्ट इंटेंस पोएम, मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। दिस ऑकर्ड विद वन ऑफ हिज मोस्ट इंटेंस पोएम, और ये किसमें हुआ, उसकी एक बहुत ही नाजुक पोएम में। उस पोएम का नाम है मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। Ask me not of that old furor in which Faiz Ahmad Faiz is at his best at a socialist. यानी इसमें क्या होता है, फैज अहमद फैज एक बहुत अच्छे तरीके से एक सोशलिस्ट होता है। Who believes, जो इस बात में यकीन रखता है, there lies a world, कि वहां पे एक दुनिया है, beyond the realm of love, यानी मोहब्बत के दायरे से बाहर, यानी मोहब्बत के दायरे से बाहर भी एक दुनिया है। He is deeply touched by the sight of poverty-stricken people. Poverty-struck people यानी वो लोग जिन्हें गुर्बत ने मुतासर किया हो, उन्हें हम पोवर्टी स्ट्राइकन पीपल कहते हैं। यानी गुर्बत से मुतासर जो लोग थे, उन्हें देखकर इसके दिल को गहरी चोट लगी, यानी इसको बहुत गहरा दुख हुआ। एंड यूजेस हार्ट थ्रोबिंग इमेजेस टू ब्रिंग आउट द अल्टरनेट रियलिटीज ऑफ लाइफ विद पैथोस, एंड यूजेस हार्ट थ्रोबिंग इमेजेस, और दिल को धड़कने वाली इमेज का वो इस्तेमाल करता है, टू ब्रिंग आउट द अल्टरनेट रियलिटीज, ताकि वो मुतबादिल हकीकतों को सामने लाए ऑफ लाइफ, जिंदगी की, विद पैथोस, पैथोस के साथ। पैथोस का मतलब होता है ये क्वालिटी होती है दैट इवोक्स पिटी और सैडनेस, यानी जिसे पिटी और सैडनेस आती है, यानी रहम आती है और मायूसी आती है। एज फैज बिलीव्ड इन क्लासलेस सोसाइटी, जैसा कि फैज यकीन रखता था क्लासलेस सोसाइटी में। क्लासलेस सोसाइटी यानी एक ऐसा मुआशरा जिसमें जात पात का फर्क ना हो, यानी कोई ऊंची जात ना हो, कोई नीची जात ना हो, सारे लोग जिसमें बराबर हों। हिज पोइट्री इज एन एम्बलम ऑफ ह्यूमनिज्म, उसकी जो पोइट्री है, उसकी जो शायरी है, ये अलामत है। एम्बलम का मतलब होता है अलामत, किसकी अलामत है, ह्यूमनिज्म की। ह्यूमनिज्म का मतलब होता है इंसानियत। Faz's political beliefs and his associations of socialists really gave him a tough time. Faz's political beliefs यानी फैज के जो सियासी अकायद थे, and his associations, और उसकी जो वाबस्तगियां थी, to the socialists, किसके साथ, सोशलिस्ट्स के साथ, really gave him a tough time. हकीकत में इस चीज ने इसे बहुत ही टफ टाइम दिया, यानी बुरा वक्त दिया। But his poetry surpassed all these challenges, लेकिन इसकी जो पोइट्री थी, इसने ये सारी चैलेंजेस को क्या किया, अबूर किया। एंड सरपास का मतलब होता है यानी उसे आगे बढ़ गया, इन सारी चैलेंजेस को इसने अबूर किया। एंड स्टिल रिकॉल्ड विद ग्रेट फेवर, और आज भी इसे बड़ी इज्जत के साथ याद किया जाता है। ही लिव्ड इन एग्जाइल, वो मुल्क बदरी में रहा, यानी मुल्क से बाहर उसे मुल्क बदर किया। एग्जाइल का मतलब होता है मुल्क से, अपने मुल्क से बाहर निकाल देना। ही टर्न टू हिज मदरलैंड जस्ट फ्यू ईयर्स बिफोर हिज डेथ, फिर वो अपने मुल्क में वापस आया अपनी डेथ से कुछ चंद साल पहले, यानी अपनी डेथ से, अपनी मौत से चंद साल पहले वो अपनी मादरी वतन आया। मदरलैंड का मतलब होता है मादरी वतन। स्पीक अप इज ए ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन ऑफ द पोइट्स डेफे ओप्रेशनस, यानी स्पीक अप क्या है, ये पोइट का एक खूबसूरत इसका इजहार है। टू डेफे ओप्रेशन, यानी इसका जो इजहार है ये किसके लिए है, ये मुनहरिफ ऑपरेशन के लिए है, यानी जुल्म के लिए है, यानी ऐसा जुल्म जिससे लोग मुनहरिफ हो जाते हैं। A poem of profound meaning and courage that gives voice to the voiceless, जो ये पोएम है इसकी बहुत ही गहरी मीनिंग है, इसकी बहुत ही गहरा मायना है, एंड कोरेज, और इसमें बहुत ज्यादा इसमें क्या है, कोरेज है, हिम्मत है। दैट गिव्स वॉइस टू द वॉइसलेस, जो आवाज देता है बेआवाज लोगों को। तो अब हम पोएम की तरफ आते हैं। तो असल में जो ये पोएम है ये उर्दू में लिखी गई है, और इससे शिव के कुमार ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो मैं आपको इसके उर्दू में लाइरिक्स भी पढ़ के सुनाऊंगा साथ साथ में। स्पीक अप फॉर योर लिप्स आर नॉट सील्ड, यानी इसका मतलब है, यानी उर्दू में इसका जो लायरिक है वो है, बोल के लब आजाद हैं तेरे, यानी स्पीक अप, बोल, फॉर योर लिप्स, जो आपके लब हैं, लिप्स बोलते हैं लब को, उर्दू में लब बोलते हैं, यानी होंठ, आपके होंठ
आर नॉट सील्ड, जो आपके होंठ जो हैं ये बंद नहीं है। सील्ड का मतलब होता है लॉकड, आपके होंठ लॉकड नहीं है, आपके होंठ बंद नहीं है, यानी आपके होंठ आजाद हैं बोलने के लिए। एंड योर वर्ड्स आर टिल योर ओन, बोल जुबान अब तक तेरी है, यानी योर वर्ड्स यानी आपके अल्फाज आपके अपने हैं। इसका मतलब है कि आपकी जुबान जो है ये आपकी अपनी है, आपके अल्फाज आपके अपने हैं। दिस अपराइट बॉडी इज योर्स, तेरा सुतवान जिस्म है तेरा। अपराइट बॉडी को का मतलब होता है सुतवान जिस्म, यानी चाको चौबन जो इंसान का जिस्म है, ढील ढाल वाला चुस्त जो जिस्म है, इसको हम अपराइट बॉडी बोलते हैं, यानी खड़ा जिस्म, इसमें ताकत भी है और ये है भी आपका अपना। स्पीक while your soul is still your own, यानी बोल के जान अब तक तेरी है, यानी हमें हमारी बॉडी में जब सोल है तो तभी उसमें जान है। तभी ये कहते हैं कि तुम्हारे जिस्म में जो ये सोल है, तुम्हारे जिस्म में जो ये जान है, ये आपकी अपनी है, इसलिए आप बोलो। तो यहाँ पे ये हमें मोटिवेशन दे रहा है बोलने के लिए। और बोलना किसके खिलाफ है? जुल्म के खिलाफ, जो उस वक्त ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तानियों पे, हिंदुस्तान के लोगों पे जुल्म किया था, उसी जुल्म के खिलाफ ये नज्म लिख रहा है। यानी इसका मतलब है कि ये पोइट्री को किसके लिए लिख रहा है? फॉर अ पर्पस, किसी मकसद के लिए। तो अब हम अगले पेज की तरफ आते हैं। लुक देयर इन दैट स्मिथी, देख के आहंगर की दुकान में। स्मिथी बोलते हैं आहंगर की दुकान, आहंगर की दुकान यानी लोहार की दुकान, यानी देखो किसमें? लोहार की दुकान में। इट्स रेड ओवन फायर्स फ्लेम्स, यानी तुंद है शोले सुर्ख है आहन, यानी रेड ओवन, इट्स रेड ओवन, इसका सुर्ख आहन, आहन बोलते हैं तंदूर को, ओवन का मतलब होता है आहन यानी तंदूर, यानी इसका तंदूर क्या है? वो रेड है। फायर्स फ्लेम्स, यानी जो इसके शोले हैं, फ्लेम्स बोलते हैं शोलों को, वो क्या है? वो फायर्स हैं। फायर्स मीन्स शदीद, यानी एग्रेसिव हैं, यानी बहुत ज्यादा शरारती हैं। इसके जो शोले हैं ये जला देने वाले हैं, फायर्स हैं। द पैडलॉक्स आर ऑलरेडी ओपनिंग देयर माउथ्स, यानी खुलने लगे कुफलों के दहाने। पैडलॉक्स बोलते हैं कुफलों को, कुफल यानी लॉक्स, पैडलॉक्स यानी वो एक किस्म का लॉक होता है जो यू शेप्ड होता है ऐसा, और इसका मुंह जो है ये खुला हुआ होता है, और इसके इर्द गिर्द जंजीर होती है, यानी इसमें किसी का पाँव चला जाता है तो वो बंद हो जाती है। द पैडलॉक्स आर ऑलरेडी ओपनिंग देयर माउथ्स, यानी खुलने लगे कुफलों के दहाने, यानी जो लॉक्स हैं, जो ताले हैं, उनके जो मुंह हैं वो खुलने लगे हैं अब। एंड ईच फिटर इज सिकर्टिंग अराउंड, यानी फैला हर एक जंजीर का दामन। फिटर बोलते हैं जंजीर को, और स्कर्टिंग का मतलब होता है गो अराउंड, यानी दामन फैलाना, और हर एक जंजीर ने इसके इर्द गिर्द अपना दामन फैलाया हुआ है इसी पैडलॉक के इर्द गिर्द। स्पीक अप नाउ, फिर यहाँ पे ये कहता है स्पीक अप नाउ फॉर टाइम इज रनिंग आउट, यानी बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है। स्पीक अप, बोल, नाउ अब, फॉर टाइम इज रनिंग आउट, के वक्त जा रहा है, यानी अब थोड़ा वक्त है, लेकिन ये थोड़ा वक्त भी क्या है? बहुत है। बिफोर योर बॉडी एंड माइंड फेड अवे, जिस्म और जुबान की मौत से पहले, यानी बोलो लेकिन अपने बॉडी और अपने माइंड की मौत से पहले, इससे पहले कि ये फेड अवे हो जाए, इन पे मौत आ जाए, ये जाया हो जाए आपका दिमाग और आपका जो जिस्म है। टेल अस फॉर ट्रूथ इज नॉट डेड, बोल कि सच जिंदा है अब तक। टेल अस, बोल, हमें बताओ, फॉर ट्रूथ इज नॉट येट डेड, कि ट्रूथ जो है वो सच्चाई जो है वो अभी तक जिंदा है, वो अभी तक मरी हुई नहीं है। स्पीक, बोल, वट एवर यू हैव टू से, बोल जो कुछ कहना है कह ले, जो भी आपको कहना है कह ले। तो जो ये पोएम है इसे ट्रांसलेट किया है, जो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, उर्दू से इंग्लिश में शिव के कुमार ने, ट्रांसलेटेड फ्रॉम उर्दू बाय शिव के कुमार। तो इसी के साथ ये पोएम खत्म हुई। अगले लेक्चर में हम इस पोएम की समरी डिस्कस करेंगे, और साथ में इसके जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस करेंगे, और इसी के साथ साथ जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं वो भी हम सीखेंगे। तो आखिर पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही कीमती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।